हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कई सारे लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के बारे में एक एक करके स्टडी किया, और कल मैंने आपको चैप्टर 3 के बारे में लगभग क्वेश्चन नंबर 21 से लगाए 25 तक है, और 25 तक के सवाल को हमने हल कराए। बताइए डन है जी? 21 से 25 वाले सवाल को हमने कल करा दिया। करा दिया। आज हम 3.4 को थोड़ा सा समझने वाले हैं कि 3.4 में एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। देखो 3.4 में हम लोग सिंपली मुख्य मान के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन का मुख्य मान हम लोग बात करने वाले हैं, मुख्य मान के ऊपर, मुख्य मान के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, मुख्य मान के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मुख्य मान यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। अब इस चीज को जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आप डायरेक्टली जैसे चैप्टर 2 में जाएंगे तो आप चैप्टर 2 में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा, और उसमें आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा, मुख्य मान निकालने। मुख्य मान का मतलब यहाँ पे ये है प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू को थोड़ा सा हम समझे तो यानी जैसे मैं कहूँ कि साइन 1/2 ये कब होगा? साइन 1/2 कब होगा? अगर मैं आपसे सोचूं पूछूं साइन 1/2 कब होगा? साइन 1/2 का मतलब क्या है? साइन 1/2 कब होगा? जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि साइन 1/2 कब होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? साइन के किस मान पर 1/2 होता है? आपसे अगर मैं पूछूं साइन के किस मान पर 1/2 होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप यही जवाब दोगे ना गुरुजी कि साइन का मान 1/2 साइन 30 डिग्री पर होता है। क्या होता है? साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, ऐसा कुछ। तो ये जो π/6 निकल के आ रहा है इसी को हम कहते हैं बेटा मुख्य मान। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? इसी को मुख्य मान कहते हैं कि साइन के मान किस किस मान पर 1/2 होगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मुख्य मान हो गया। मुख्य मान हो गया 1/2 पर, आप देख पा रहे हैं कि π/6, क्योंकि अगर आप साइन का ग्राफ देखें, साइन का ग्राफ देखें तो साइन का कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कुछ इस प्रकार हमारा बनता है। ये साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको देखने को, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। तो भैया इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री होता है ना, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है π/2, ये होता है तुम्हारा पाई 180 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, ये तुम्हारा 2π है ना 360, और ये ऐसे आगे प्रक्रिया बढ़ते जाता है। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ रहे हो? 0 डिग्री, 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरीके का चीज आपके सामने ये निकलते जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुना, साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होता है बेटा? 0 डिग्री होता है। 180 डिग्री पर भी भैया क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब देखो ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री पर भी साइन का मान 0 हो रहा है, और 180 डिग्री पर भी आपका मान जो है 0 मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जब 360 पे जा रहे हो तो 360 पे भी तुम्हें 0 देखने को मिल रहा है। मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी लोग बताइए, एकदम बहुत ही एकदम नॉर्मल बात है ये, मिल रहा है। तो भैया देखो होता क्या है कि भैया 0 डिग्री पर भी 0 डिग्री, 90 180 डिग्री पर भी 0, साइन 360 का मान भी 0, तो भैया हम कहां तक कहेंगे मुख्य मान और किसको कहेंगे व्यापक हल? बात समझ रहे हो? तो 0 से लेकर अगर 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में हम इस तरह से एक कंडीशन कर देते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन बना देते हैं कि 0 से लेकर के अगर 2 पाई के बीच में, 360 के बीच में, 360 के बीच में हम ये देखते हैं, 0 से 360 के बीच में ही देखते हैं, अगर इनके बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गया? तब उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानेंगे। और बाकी ऐसे तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे आप देखो साइन 1/2 की बात करें तो साइन 30 डिग्री के अलावा साइन 30 π/6 30 डिग्री पर भी 1/2 होता है, और ऐसे कई सारे मान होते हैं साइन के जिस पर साइन का मान 1/2 होता है। ठीक है जी, तो इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस एग्जांपल के साथ। तो वही कह रहा है कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है कि हमें मुख्य मान और व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा विस्तृत। तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिख रहा है कि साइन एक्स बराबर अगर तुम्हें कहीं पे भी 0 दिखे, साइन एक्स बराबर अगर 0 दिखे, साइन एक्स बराबर 0, तो यक्स का जो मान होता है, मुख्य मान जो होता है या व्यापक हल जो भी कह सकते हो, वो x = n के रूप में दिखने को मिलेगा। ये याद रखना है, ये तुम्हें हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। साइन एक्स बराबर अगर 0 कहीं दिखे तो यक्स बराबर तुरंत n पाई लिखना है। n मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर cos x बराबर 0 है तो यक्स की वैल्यू जो है वो यक्स की वैल्यू आपको याद रखना है 2n+1 और इंटू π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। ठीक है जी। तीसरा चीज, साइन एक्स बराबर अगर साइन y होता है, साइन एक्स बराबर साइन y होता है तो यक्स का जो मान यहाँ पे होता है आपको याद रखना है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू y हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से cos x बराबर अगर cos y हो तो आपको याद रखना है यक्स की वैल्यू जो होती है 2n पाई प्लस माइनस y हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे tan x बराबर अगर tan y के रूप में आ जाए तो यक्स का मान यहाँ पे लिख सकते हैं n पाई प्लस y। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। अगर ये आप याद रखोगे तो फिर सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। बस ये लास्ट चीज है जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे, समीकरण लगाने में मजा आएगा। ठीक है, तो आज तुम्हें यही मतलब मेन मुद्दा है कि इनको आपको याद रखना है। हम एक आध दो सवाल आपको लगा करके थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करेंगे, है ना, ताकि आपको क्लियर चीजों को समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब पहला सवाल यहाँ पे देखिए, पहला सवाल आपका देखिए, पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप देखो प्रश्नावली 3.3 का, सॉरी 3.4 है ना, 3.4 का
कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात करिए। सवाल यही tan x बराबर अगर तुम्हें लिखा है √3, tan x बराबर अगर √3 लिखा है, ठीक है। अब इसका मुख्य तथा व्यापक हल तुम्हें ज्ञात करना है, कैसे क्या करोगे। अब यहां पे आपको सोचना है कि tan x तो ठीक है गुरुजी, tan x तो ठीक है, tan के किस मान पर √3 होता है ये सोचिए। tan के किस मान पर √3 होता है ये आप लोगों को सोचना है। tan के किस मान पर √3 होता है आप लोगों को सोचना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि tan x बराबर tan y है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं n पाई प्लस y, n पाई प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर tan x बराबर √3 है तो tan x बराबर क्या लिख सकते हो, √3 लिखा है, tan x बराबर √3, तो tan के किस मान पर √3 होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री पर, है ना, tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या लिखोगे, पाई बटा 3। क्या लिख सकते हो कि इतना बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये लाइन आपको क्लियर हो चुकी है? क्या ये लाइन क्लियर हो चुकी है? तो अब ये चीज जो आप देख पा रहे हो ये किस रूप में देखने को मिल गया, ये आपको tan x बराबर tan y के रूप में देखने को मिल गया है, tan x बराबर tan y के रूप में देखने को मिल चुका है। tan x बराबर tan y के रूप में आपको देखने को यह मिल चुका है कि tan x बराबर tan पाई बाई 3 लिखा हुआ है। अब देखिए, तो अब यहां से अगर देखा जाए तो यक्ष का मान क्या निकल के आ रहा है, पाई बटा 3 निकल के आ रहा है। यक्ष का मान तो पाई बटा 3 निकल के आ रहा है, ये आपका मुख्य मान हो गया। क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। क्या हो गया ये भैया, ये आपका मुख्य मान हो गया, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब देखिए इसके साथ साथ आपको समझना ये है बेटा कि मुख्य मान के साथ साथ हमें व्यापक हल भी ज्ञात करना है। तो यक्ष बराबर पाई बटा 3 ये जो आया है, तो आपने अभी सीखा था कि अगर tan x बराबर tan y के रूप में हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, अगर tan x बराबर tan y हो तो फॉर्मूला लिखा है कि x बराबर n पाई प्लस y लिख सकते हैं, n पाई प्लस y लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए tan x बराबर tan y बाई 3 लिखा है, यही लिखा है ना, tan x बराबर tan y बाई 3 लिखा है, सॉरी पाई बाई 3 लिखा है। तो यक्ष का मान तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि पाई बटा 3 है। तो यक्ष के अगर व्यापक हल निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा, n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है, पाई बटा 3 हो जाएगा। अब ये व्यापक हल है, ये तुम्हारा क्या निकला है, ये तुम्हारा जो भी निकला है वो व्यापक हल के रूप में निकला है। अब यहां से बहुत सारे मान निकाल, यानी किस किस मान पर अब tan की वैल्यू जो है तुम्हारा √3 होती है, अब यहां से तुम निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, अगर मान लो सपोज दैट n की वैल्यू आप 0 रखते हो, अगर n का मान 0 रखते हो तो यक्ष का मान कितना आएगा, सभी लोग बताइए, पाई बटा 3। तो यक्ष का मान पाई बटा 3 पर भी आप देखे हो कि √3 आ रहा है कि नहीं, पाई बटा 3, tan पाई बटा 3 पर √3 आ रहा है, सभी को दिख रहा है, ये बात तो सबको समझ में। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो, तो यक्ष का मान क्या आएगा, 1 रखने पर 1 पाई, तो 1 पाई, पाई में पाई बाई 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3 करने 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 पाई बाई 3। और अब सही बताऊं ना, तो 4 पाई बाई 3 पर भी वैल्यू tan 4 पाई बाई 3 की भी वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब आपको मैं दिखा देता हूं इसका प्रूफ भी, ठीक है। अब इसका प्रूफ कितने लोगों को चाहिए, अब यहाँ पे देखिए, tan 4 पाई बाई 3 इसका मतलब क्या हुआ, पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 में 4 का गुणा होगा 240 डिग्री, तो यानी एक्चुअली में ये 240 डिग्री है, सभी को समझ में आ रहा है। 240 को क्या लिख सकते हो बेटा, tan 240 का मान क्या हो सकता है, तो इसको कैसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 270 माइनस 30 लिख सकते हो, 270 माइनस 30 लिख सकते हो, सभी लोग बताइए, ये बात तो समझ में आ रहा है। या सीधे आप ऐसे लिख लो, 90 गुणे 3, 240 को 90 गुणे 3, 9 27, 270 हो गया, और 270 में से 30 घटाओगे तो 240 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ n क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से tan क्या हो जाएगा, कॉट में बदलेगा, कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे 30 लिखा है। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो भैया आपको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और तृतीय चतुर्थांश में tan और कॉट दोनों धनात्मक होते हैं, तो ये cot 30 ही होगा, और cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो ये देखा आपने कि tan पाई बाई 3 की भी वैल्यू √3 हो गई, tan 4 पाई बाई 3 की वैल्यू भी √3 हो गई। इस तरह से कई सारे ऐसे मान निकल सकते हैं जिसका मान भैया √3 होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लो भैया, जैसे n की मान अगर 2 रखते हो तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई में पाई बाई 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 1 7, 7 पाई बटा 3। अब तुम निकाल के देख लो, 7 पाई बटा 3 की भी वैल्यू जो होगी √3 होगी, 7 पाई बटा 3 की भी वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। आइए इसको भी आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं। देखिए tan क्या लिखा है, tan 7 पाई बाई 3, यही तो लिखा है। तो 3 छक्का 18, मतलब अगर देखा जाए तो पाई बटा 3 60 हो गया, और 6 7 42, ये tan 420 डिग्री तो लिखा है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 420, 9 9 28 27 9 36 9 55 45, 9 55 45, 9 55 45, 90 गुणे 5, 450 हो गया, और 450 9 55 45, 450 में से 30 घटाओगे तो तुम्हें 420 मिल जाएगा। अब यहाँ n क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से tan क्या हो जाएगा गुरुजी, कॉट में बदल जाएगा, cot 30 हो जाएगा। और 9 55 45 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वही आपका जो है तीसरे क्वाड्रेंट में ही आएगा, cot 30 की वैल्यू जो होती है √3 होगी। तो इस केस में भी आप देखिए √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है। तो देखा आपने क्या लॉजिक है बेटा, क्या लॉजिक निकल के आया कि भैया कि tan का मान √3 बहुत सारे वैल्यू पे हो सकता है। तो जो 0 से 2 पाई के बीच में अगर आ रहा है, सपोज दैट मतलब 0 से 180 के बीच में जो पहला मान ये मान लिया जाता है, जो पहला मान x का आता है वो मुख्य मान हो जाता है, और बाकी बहुत सारी जो वैल्यू आती है वो व्यापक हल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, व्यापक हल हो जाती है। ये आपने देख लिया, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ मैंने समझा दिया, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, एक सवाल और देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर कल से समझाएंगे, लेकिन एक बार पहले फार्मूला आप याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा तो कल तो हम समझा ही देंगे। सेक x बराबर 2, लेकिन एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा घर पे, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा हर चीज हर तरह से। सेक x बराबर 2, अब ये लिखा हुआ है सेक x बराबर 2, सेक x बराबर 2। अब देखो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि सर गुरुजी आपने सेक थीटा का कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखवाया है, आपने सिर्फ साइन कॉस tan का लिखवाया है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आप कैसे हल करोगे आप बताओ। तो गुरुजी के पास एक तरीका तो है ना, और वो तरीका तुम्हारे पास भी है, तुम याद नहीं कर रहे हो। सेक को उल्टा कर सकते हैं ना गुरुजी, cos x कर सकते हैं ना। अगर सेक थीटा बराबर 2 है तो सेक का उल्टा क्या होता है, cos में बदल सकते हैं।
कॉस तो बदल सकते हैं, तो जैसे ही आप कॉस में बदलोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से मामला सही है। अब ये चीज तो तुम्हारे रेंज में है, ये तो आप निकाल सकते हो ना गुरुजी, इसका फॉर्मूला तो हमें याद है। ठीक है, तो अब देखो cos x बराबर 1/2 है, तो 1/2 कब होता है? cos के किस मान पर होता है? cos के किस मान पर 1/2? 30 डिग्री पर कि 60 डिग्री पर? बताइए बताइए बताइए, 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। 60 का मतलब π/3। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब cos x बराबर cos π/3 लिखा है, तो x का मान यहां से क्या निकल के आएगा? π/3। ये तो आपका मुख्य मान निकला ना गुरुदेव, ये तो आपका क्या निकला? मुख्य मान निकला, मुख्य मान निकला। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? लेकिन मुद्दा इस बात का है बेटा, मुद्दा इस बात का है कि sec x बराबर 2 है और या cos x बराबर 1/2 है, x का मान π/3 जो भी निकल के आया, ये तो मुख्य मान हो गया। लेकिन मुद्दा ये है मेरे भाई कि अब ये जो cos x बराबर क्या लिखा है? cos π/3 लिखा है, ये एक्चुअली में क्या है? आप बताइए, ये cos x बराबर cos π/3 एक्चुअली में क्या लिखा है? cos x बराबर cos y लिखा हुआ है। यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। सभी लोग बताइए, क्या यही तो बात लिखी गई है? क्या यही बात तो तुम्हें यहाँ पे लिखी गई है? बताइए, यही तो लिखेंगे cos x बराबर cos y। ऐसे केस में यक्स का मान क्या निकल के आता है? आप लोगों को पता है यक्स का मान क्या निकल के आता है? cos x बराबर अगर cos y हो जाए तो यक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, यक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू प्लस माइनस y के रूप में आ सकती है। यानी अब यहाँ से देखना ध्यान से, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई, तो इसका व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू क्या है? π/3 हो जाएगी। ये हो जाएगा। ये जो तुम्हारा निकल के आया है, ये तेरा व्यापक हल निकल के आया है। ये क्या निकल के आया है? ये व्यापक हल निकल के आया है। ये तुम्हारा व्यापक हल, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल के आया है। ठीक है, अब तुम चाहते हो ना, तुमको मैंने ये दिखा दिया, ये तो तुम हर एक बच्चा जानता है कि cos का मान 1/2 कब होता है, तो ये लगभग हर एक बच्चा को पता है कि cos का मान 1/2 60 डिग्री पे होता है, π/3 पे होता है। ऐसे और भी बहुत सारे मान है जिस पर cos का मान 1/2 होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भैया π/3 ही आएगा, और π/3 पर तो भैया हमने देखा ही भैया 1/2 होता है। तो हम 1 से पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 1 से। यदि n का मान 1 पुट करें तो भैया क्या मिलेगा? 2n 2 पाई, तो भैया क्या मिलेगा? x बराबर क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3, 3 दूनी 6 1 7, 7 π/3, यही तो निकल के आएगा। तो x का मान क्या निकल के आएगा? 7 π/3। अब यही तुम्हें चेक करना है ना, क्या गुरुजी 7 π/3 cos 7 π/3 की वैल्यू भी क्या 1/2 होगी? आइए चेक कर लेते हैं। cos 7 π/3, cos 7 π/3। अब इसका क्या मतलब है? 3 छक्का 18 6 7 42 420 डिग्री, 3 छक्का 18 6 7 42 420 डिग्री। अच्छा, ये बात तो गुरुजी ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 90 गुणे 3 9 3 27 9 36 9 45 5 लिख सकते हो। 90 गुणे 5 और माइनस 30, ऐसा लिख सकते हो। 3 छक्का 18 6 7 42 का 420 डिग्री का मान क्या होगा? आइए निकालते हैं। तो ये n क्या है? ऑड है, ऑड की वजह से भैया cos क्या हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। अब ये आप सोचिए, साइन तो हो गया, अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भैया? किस चतुर्थांश में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, 90 को कितनी बार घुमाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार ना, तो 5वां बार कहाँ आ रहा है? फिफ्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ पार्ट कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan cot sec cosec सब कुछ क्या होता है? धनात्मक होता है। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है भैया? आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। sin 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। सब लोग समझ गए? यानी cos 7 π/3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। तो भैया ये चीज हुआ, ये जो π/3 था ये मुख्य मान था कि cos के π/3 पर भैया वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मान है जिस पर ये मान क्या हो जाती है? 1/2 होता है। जैसे 7 π/3 हो गया। अगर n का मान 2 रख देते हो तो भैया बताइए, 2 दूनी 4 पाई प्लस π/3, यही है ना। 3 चौको 12 12 1 13, 13 π/3 इस तरीके का आएगा। 2 दूनी 4 4 पाई प्लस π/3, 3 चौको 12 1 13, 13 π/3। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 13 π/3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यानी 13 cos 13 π/3 की भी वैल्यू क्या होती है? cos 13 π/3 की भी वैल्यू क्या होती है भैया? 1/2 होती है। सबको क्लियर हो गया? तो ये चीज थी जो आज हमने सीखी है। तो बस आज ये 2 सवाल रहने दो, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो फिर वही दिक्कत होगी, फिर हौस पास हो जाएगा। तो सिर्फ अभी आज के लिए इतना ही है, क्योंकि कल एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ये चैप्टर हम आके खत्म करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी तुम्हारे पास यही है कि आज हमने 2 सवाल लगवाए और साथ में आपको ये फॉर्मुला याद करने के लिए दिया हूं। तो ये फॉर्मुला आप लोगों को तैयार रख लेना है। ठीक है, बाकी का जो भी डाउट होगा कल हम लोग आके क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज हमने 3.4 के बारे में थोड़ा सा समझा। क्या भैया मुख्य मान क्या होता है, और साथ में वो मुख्य मान क्या होता है, और साथ में क्या समझा हमने? व्यापक हल, व्यापक हल क्या होता है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। कल इनसे रिलेटेड सवाल हम लोग लगाएंगे बहुत ज्यादा, और 3.4 को कल कंप्लीट करेंगे। तो कल हम फिर से 3.4 हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।